हे एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी। स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी में हम डिस्कस करेंगे प्री क्लासिकल स्कूल, क्लासिकल स्कूल, नियो क्लासिकल स्कूल, पॉजिटिव स्कूल एंड सोशियोलॉजिकल स्कूल। तो इन सभी स्कूल्स को डिस्कस करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी है क्या। तो स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी होता है कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग क्रिमिनोलॉजिस्ट ने अपने अपने पर्सपेक्टिव से क्राइम, क्रिमिनल, कॉजेज ऑफ क्राइम एटसेट्रा को सभी ने अपने अपने पर्सपेक्टिव से डिफाइन किया है। तो वहां पे इन सभी के पॉइंट ऑफ व्यूज जो हैं वो वेरी करते हैं एक दूसरे से। तो उसी वेरिएशन के बेसिस पे इन सभी के पॉइंट ऑफ व्यूज को कैटेगराइज किया गया है डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स में। तो इसे कहते हैं स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी। नाउ कम टू दी प्री क्लासिकल स्कूल। प्री क्लासिकल स्कूल आया था 17th-18th सेंचुरी में। ये वो टाइम था जिस टाइम पे की रिलीजन अपने एक पीक लेवल पे था। उस टाइम पे सोसाइटी के लिए धर्मगुरु डायरेक्शन प्रोवाइड करा रहे थे और सोसाइटी बिल्कुल वैसे ही चलती थी जैसे डायरेक्शन प्रोवाइड की जाती थी धर्मगुरुओं के अकॉर्डिंग, क्योंकि उस टाइम पे सोसाइटी कुछ ज्यादा ही बिलीव करती थी वर्शिप वगैरह में। ये वो टाइम था जब साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। यानी कि जब कोई भी क्राइम कमिट होता था तो उस क्राइम को कमिट होने में जो उस क्राइम की टेक्निकलिटीज हैं, उन टेक्निकलिटीज पे ध्यान ही नहीं दिया जाता था बिल्कुल भी। क्योंकि स्कूल का मानना ये था कि जो कोई भी लोग हैं हर किसी को कंट्रोल किया जाता है सुप्रीम पावर के थ्रू। यानी कि हमारी इस दुनिया से अलग एक और भी कोई दुनिया है जो एग्जिस्ट करती है जहां पे की सुप्रीम पावर रहती है। तो जिन लोगों पे इन्फ्लुएंस होता है एविल पावर का, वो लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपने राइट पाथ से और उस कंडीशन में वो क्राइम कमिट कर देते हैं। यहाँ तक कि इनका कहना यह था कि जब इन्फ्लुएंस होता है किसी एविल पावर का किसी पर्सन पे, तो वो अपनी सेंस ऑफ मोरालिटी को पूरी तरह से खो देता है। उसे पता ही नहीं होता है कि क्या चीज नैतिक है क्या अनैतिक है। यानी कि वो जो एक्ट करने जा रहा है वो एक क्रिमिनल एक्ट है। इस स्कूल का मानना ये था कि वो जो पर्सन है वो टोटली अनेबल हो जाता है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो जो एक्ट करने जा रहा है वो एक गुड एक्ट है या फिर वो एक बैड एक्ट है। क्योंकि इस स्कूल का ये कहना था कि कोई भी पर्सन अपनी फ्री विल के साथ में कोई क्राइम कमिट नहीं करता है, बल्कि कोई पर्सन क्राइम तब कमिट करता है जब उस पर्सन पे इन्फ्लुएंस होता है किसी एविल पावर का। इस स्कूल के अकॉर्डिंग इस सब का सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट था और वो ट्रीटमेंट ये था कि जब कोई भी पर्सन कोई क्राइम कमिट करता है तो उस पर्सन को हद से ज्यादा टॉर्चर किया जाए। और वो टॉर्चर भी कैसा होना चाहिए कि या तो उसे उबलते हुए तेल में डलवा दिया जाए, उबलते हुए पानी में डलवा दिया जाए, या फिर उस पर कोड़े मरवाया जाए, फिर कोई भी ऐसा टॉर्चर जिसमें कि उसे बहुत ज्यादा पेन हो। क्योंकि इनका मानना ये था कि अगर वो पर्सन एक इनोसेंट पर्सन है तो उस कंडीशन में उसको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन अगर वो पर्सन कोई इनोसेंट पर्सन नहीं है तो उस कंडीशन में उसको नुकसान जरूर होगा। क्योंकि इनका मानना ये था कि ये जो टॉर्चर कर रहे हैं ये टॉर्चर उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ में नहीं किया जा रहा है, बल्कि ये टॉर्चर उस एविल पावर पे किया जा रहा है जिस एविल पावर का इन्फ्लुएंस है उस पर्सन पे और जिस इन्फ्लुएंस के चलते उस पर्सन ने उस क्राइम को कमिट कर दिया है। क्योंकि अगर ये इस टाइप का टॉर्चर नहीं करेंगे तो उस कंडीशन में ये सोसाइटी के लिए काफी ज्यादा खतरनाक साबित होगा। और आज तो ये इन्फ्लुएंस इस पर्टिकुलर पर्सन पे है, कल की डेट में ये इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा और फिर कल ये इन्फ्लुएंस सोसाइटी में और लोगों तक भी पहुंच जाएगा। तो आगे चल के इस स्कूल को क्रिटिसाइज किया गया कि ऐसा नहीं होता है कि कोई भी पर्सन क्राइम कमिट करता है किसी एविल पावर के इन्फ्लुएंस की वजह से, बल्कि कोई भी पर्सन क्राइम कमिट करता है अपनी फ्री विल से। तो इस बेस पे इस स्कूल को क्रिटिसाइज किया गया और ज्यादा लंबे समय तक फिर ये स्कूल नहीं चल पाया। नाउ कम टू दी क्लासिकल स्कूल। क्लासिकल स्कूल आया था 18th सेंचुरी में। इस स्कूल के सपोर्टर थे बेकारिया और इस स्कूल ने रिजेक्ट कर दिया था प्री क्लासिकल स्कूल की थ्योरी को। इस स्कूल का मानना यह था कि कोई भी पर्सन कोई भी क्राइम कमिट करता है अपनी फ्री विल से, यानी कि उस पर्सन को पता होता है कि वो जो एक्ट करने जा रहा है उस एक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं, उसके बाद भी वो पर्सन उस एक्ट को करता है। इस स्कूल के अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन क्राइम को कमिट करता है प्लेजर को ऑब्टेन करने के लिए और पेन को अवॉइड करने के लिए। यानी कि उस प्लेजर को ऑब्टेन करने के लिए उस पर्सन को अगर कोई क्राइम करना भी पड़े तो वो उस क्राइम को कमिट कर देता है। उसको फर्क ही नहीं पड़ता दूसरों की सफरिंग से, यानी कि दूसरों की सफरिंग उसके लिए मैटर ही नहीं करती। इस स्कूल का मानना ये है कि कभी भी जो पनिशमेंट है
वो उस क्राइम की इंटेंसिटी के प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, यानी कि पनिशमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए इंटेंसिटी ऑफ क्राइम, कि जिस इंटेंसिटी का क्राइम किया गया है बिल्कुल उसी ही इंटेंसिटी की उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ना ही उससे ज्यादा और ना ही उससे कम। फॉर एग्जाम्पल, मर्डर के लिए जो पनिशमेंट दी जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि चोरी के लिए भी सेम वही पनिशमेंट दी जा रही है। इस स्कूल का जो पूरा फोकस था वो फोकस था क्राइम पे, ना कि क्रिमिनल्स पे। यही कारण था कि इस स्कूल ने फर्स्ट ऑफेंडर और हैबिचुअल ऑफेंडर दोनों के बीच में फर्क ही नहीं किया, यानी कि जब कभी भी कोई क्राइम कमिट होता था तो वहां पे उस क्राइम को कंसीडर किया जाता था कि इस पर्टिकुलर क्राइम के लिए ये पर्टिकुलर पनिशमेंट है। वहां पे ये बात कंसीडर ही नहीं की जाती थी कि ये जो क्रिमिनल है ये फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है या फिर ये हैबिचुअल ऑफेंडर है। ये जो इस स्कूल ने फर्स्ट टाइम ऑफेंडर और हैबिचुअल ऑफेंडर दोनों के बीच में फर्क ही नहीं किया, आगे चल के इसी बेस पे इस स्कूल को क्रिटिसाइज किया गया। नाउ कम टू द नियो क्लासिकल स्कूल। नियो क्लासिकल स्कूल को क्लासिकल स्कूल का अपग्रेडेड वर्जन भी माना जाता है। इस स्कूल का फोकस क्या था? इस स्कूल का फोकस ये था कि जब कोई भी क्राइम कमिट होता है तो उस क्राइम के फैक्ट्स, सर्कमस्टांसेस, मेंटल स्टेट ऑफेंडर की, ये सारी चीजें चेक करने के बाद ही, यानी कि टेक्निकलिटीज को चेक करने के बाद ही ये डिसाइड किया जाना चाहिए कि इस पर्टिकुलर पर्सन को क्या पनिशमेंट दी जानी चाहिए। इस स्कूल ने ऑफेंडर्स को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया, जैसे कि फर्स्ट ऑफेंडर, हैबिचुअल ऑफेंडर, माइनर, इनसेन, इडियट एटसेट्रा, कि जो ये ऑफेंडर्स हैं इनको इनकी कैटेगरीज के हिसाब से ही पनिशमेंट मिलनी चाहिए, सभी को इक्वल पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए, यानी कि किसी भी ऑफेंडर की जो मेंटल स्टेट है उसको कंसीडर किया जाना चाहिए। लेकिन इस स्कूल को भी आगे चल के क्रिटिसाइज किया गया, और इस स्कूल को क्रिटिसाइज इस बात पे किया गया कि इस स्कूल का सारा फोकस था पनिशमेंट पे, कि जो पनिशमेंट है वो कैटेगरीज के हिसाब से देनी चाहिए, सभी को इक्वल पनिशमेंट नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन इस स्कूल का बिल्कुल भी फोकस रिफॉर्मेशन की तरफ नहीं था, तो इस वजह से इस स्कूल को भी क्रिटिसाइज किया गया। नाउ कम टू द पॉजिटिव स्कूल। पॉजिटिव स्कूल आया था 19th सेंचुरी में। पॉजिटिव स्कूल के 3 मेन एक्सपोनेंट्स थे, वो थे लोम्ब्रोसो, गैरोफेलो एंड एनरिको फेरी। ये तीनों ही इटली से थे, इसीलिए इस स्कूल को इटालियन स्कूल भी कहा जाता था। इस स्कूल ने रिजेक्ट कर दिया था फ्री विल की थ्योरी को। नाउ कम टू दी लोम्ब्रोसोस थ्योरी। लोम्ब्रोसो का कहना यह था कि कोई भी पर्सन जो क्रिमिनल एक्टिविटीज करता है वो बॉर्न क्रिमिनल होता है। इनका फोकस था बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे, यानी कि इनका मानना था कि कोई भी पर्सन जो क्राइम कमिट करता है उसके पीछे बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो होते हैं वो काफी हद तक रेस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि जब कोई भी पर्सन बायोलॉजिकली और लोगों से थोड़ा अलग होता है तो उसके अंदर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो खुद को कहीं ना कहीं डे बाय डे सोसाइटी से दूर करता चला जाता है। तो वहां पे चांसेस बढ़ जाते हैं ऐसे पर्सन के क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व होने के। इनका कहना ये था कि जो क्रिमिनल होते हैं वो लेस सेंसिटिव होते हैं और उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता दूसरों की सफरिंग से। लोम्ब्रोसो ने क्रिमिनल्स को डिवाइड किया 3 कैटेगरीज में। वो थी नंबर 1 बॉर्न क्रिमिनल, नंबर 2 इंसेन क्रिमिनल एंड नंबर 3 क्रिमिनॉइड्स। बॉर्न क्रिमिनल वो जिनमें की क्रिमिनल बिहेवियर जो है वो जेनेटिकली ट्रांसफर होता है। इंसेन क्रिमिनल्स वो जो कि अनसाउंड माइंड होते हैं, यानी कि वो मेंटली कैपेबल ही नहीं होते ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि जो एक्ट वो करने जा रहे हैं उस एक्ट का नेचर क्या है और उस एक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं। उसके बाद आता है क्रिमिनॉइड्स। ये वो क्रिमिनल्स होते हैं जिनमें की इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स काफी ज्यादा होता है उनके बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर को लेके। नाउ कम टू दी एनरिको फेरिस थ्योरी। इन्होंने चैलेंज कर दिया था लोम्ब्रोसो की थ्योरी को और इन्होंने कहा कि सिर्फ बायोलॉजिकल फैक्टर्स ही रेस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं क्राइम के लिए, बल्कि इमोशनल, सोशल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर्स भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं क्राइम के लिए। इन्होंने क्रिमिनल्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया। नंबर 1 बॉर्न क्रिमिनल। बॉर्न क्रिमिनल वो जिनमें की क्रिमिनल बिहेवियर जो है वो ट्रांसफर होता है जेनेटिकली। नंबर 2 ओकेजनल क्रिमिनल। ये वो क्रिमिनल होते हैं जो कि सर्कमस्टांसेस की वजह से कोई क्रिमिनल एक्ट कर देते हैं। नंबर 3 पैशनेट क्रिमिनल। ये वो क्रिमिनल होते हैं जो कि अपने डिजायर को फुलफिल करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, यानी कि इन्हें फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि ये जो एक्ट कर रहे हैं वो एक्ट एक लीगल एक्ट है या फिर एक इलीगल एक्ट है। नंबर 4 इंसेन क्रिमिनल। इंसेन क्रिमिनल वो क्रिमिनल होते हैं जो कि अनसाउंड माइंड होते हैं, जिनमें की मेंटल कैपेबिलिटी नहीं होती ये सोचने समझने के लिए कि वो जो एक्ट कर रहे हैं उस एक्ट का नेचर क्या है और क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज होने वाले हैं। नंबर 5
हैबिचुअल क्रिमिनल, ये वो क्रिमिनल होते हैं जो कोई क्राइम कमिट करते हैं, उसके बाद जब इन्हें पनिशमेंट मिलती है तो उस पनिशमेंट को कंप्लीट करके जब ये वापस से सोसाइटी में आते हैं तो आते ही ये वापस से फिर से क्राइम कमिट करते हैं और फिर जेल पहुंच जाते हैं और फिर यही प्रोसीजर इनका बार बार रिपीट होता रहता है। नाउ कम टू द गैरोफेलोस थ्योरी। इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था फेरी और लोम्ब्रोसो की थ्योरी को और इन्होंने क्रिमिनल्स को डिवाइड किया 4 कैटेगरीज में। नंबर 1, एंडेमिक क्रिमिनल्स, ये वो क्रिमिनल होते हैं जो कि मर्डर करते हैं। नंबर 2, वायलेंट क्रिमिनल्स, ये वो क्रिमिनल होते हैं जो कि काफी अग्रेसिव नेचर के होते हैं और दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके बहुत जल्दी भड़क जाते हैं। नंबर 3, क्रिमिनल्स लैकिंग इन सेंटीमेंट ऑफ प्रोबिटी, ये वो क्रिमिनल्स होते हैं जिनमें की इमोशंस की काफी कमी पाई जाती है। एंड नंबर 4 इज लस्टफुल क्रिमिनल्स, ये वो क्रिमिनल्स होते हैं जो कि रेप वगैरह कमिट करते हैं। नाउ कम टू द सोशियोलॉजिकल स्कूल। ये स्कूल आया था 20th सेंचुरी में। इस स्कूल का मानना ये था कि कोई भी पर्सन जो क्रिमिनल एक्टिविटीज करता है वो करता है एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से और वो एक्सटर्नल फैक्टर्स प्रोवाइड किए जाते हैं सोसाइटी के थ्रू। यानी कि कोई भी जो पर्सन है वो बॉर्न क्रिमिनल नहीं होता है, बल्कि वो पर्सन क्रिमिनल बिहेवियर, क्रिमिनल एक्टिविटीज, यानी कि क्रिमिनल एक्टिविटीज जितनी भी है उनका जो पूरा कंप्लीट प्रोसीजर है वो सारा का सारा प्रोसीजर कहाँ से सीखता है, वो सीखता है सोसाइटी से। इस स्कूल के अकॉर्डिंग जो कॉजेज हैं क्राइम की वो है पोवर्टी, बैड एसोसिएशन, ब्रोकन फैमिली एनवायरनमेंट एटसेट्रा। जैसे कि हम सभी की जो लर्निंग है वो स्टार्ट होती है हम सभी की फैमिली एनवायरनमेंट से, कि फैमिली एनवायरनमेंट जिस टाइप का होता है हम उसी टाइप की चीजें डे बाय डे सीख रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी फैमिली में कोई भी बच्चा ये देखता है कि उस फैमिली का एनवायरनमेंट इस टाइप का है कि वहां पे डेली सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़े ही होते हैं, तो उस कंडीशन में उस बच्चे का जो माइंडसेट है वो भी कहीं ना कहीं बिल्कुल वैसा ही बन रहा होता है, वैसी ही चीजें वो लर्न कर रहा होता है। जैसे कि अगर किसी फैमिली में किसी बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो ड्रिंक वगैरह करते हैं, तो उस कंडीशन में वो जो बच्चा है उसकी जो इनिशियल लर्निंग है वो स्टार्ट है उसकी फैमिली से, तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं वो उन चीजों को सीख रहा होता है। चाहे वो एक्टिविटीज वो आज की डेट में ना करे, लेकिन कल की डेट में वो एक्टिविटीज उसकी करने की पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन एक्टिविटीज को करने के लिए वो जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को वो बच्चा सीख रहा होता है। वहीं बैड एसोसिएशन भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी पर्सन को इन्फ्लुएंस करने के लिए कि वो पर्सन किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो। क्योंकि जैसे भी किसी एसोसिएशन का हम पार्ट होते हैं, डे बाय डे जाने अनजाने में हम कहीं ना कहीं वैसे ही बन रहे होते हैं, फिर चाहे वो हमारा बिहेवियर हो, हमारा लाइफस्टाइल हो या फिर किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज की बात हो। क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि कोई भी पर्सन जैसे भी किसी एनवायरनमेंट में रह रहा होता है, धीरे धीरे उसका जो माइंड है वो वैसे ही डेवलप हो रहा होता है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि कोई भी पर्सन जिस किसी भी ग्रुप का हिस्सा होता है, उस ग्रुप के टॉप 5 लोग जिनके की वो सबसे ज्यादा क्लोज होता है, वो पर्सन उन्हीं का एवरेज होता है। वहीं अगर हम बात करें पॉवर्टी की, तो ये भी अपने आप में एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि इन्फ्लुएंस करता है लोगों को कि वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो। क्योंकि अक्सर देखा ये जाता है कि सोसाइटी में कुछ लोग कुछ ज्यादा ही अमीर हैं, तो वहीं कुछ लोग कुछ ज्यादा ही गरीब हैं। जो लोग गरीब हैं वो इतने ज्यादा गरीब हैं कि अपनी जो बेसिक नीड्स हैं, अपनी बेसिक नीड्स तक को वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं, जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान। तो जब कोई पर्सन अपनी बेसिक नीड्स तक को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन में उस पर्सन के काफी ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने की। इसीलिए स्कूल का मानना ये है कि जो सोशल फैक्टर्स होते हैं वो अपने आप में एक अहम भूमिका निभाते हैं किसी भी पर्सन को इन्फ्लुएंस करने के कि वो पर्सन क्राइम कमिट करे। तो ये था कॉन्सेप्ट कुछ इंपॉर्टेंट स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी का। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।